बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर की ही कंटिन्यूएशन है और हमारा आज का टॉपिक है ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस। ये बेसिकली एक ही टॉपिक है। इसको आप डिफरेंट नेम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इस टॉपिक के, तो डिफरेंट नेम से इसको डिस्क्राइब किया जाता है, इसलिए मैंने सारे नेम जो हैं वो इधर मेंशन किए हैं। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस भी कहते हैं इसे, एवॉल्ड कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं इसे, और वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ भी इस टॉपिक को कहते हैं। इस टॉपिक की डिटेल पे जाने से पहले हम एक नज़र अपने प्रीवियस लेक्चर पर डालते हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूब जो था उनके रेसिप्रोकल लेटिस फाइंड किए थे, और हमने ये देखा था कि सिंपल क्यूबिक जो लेटिस है इसका रेसिप्रोकल लेटिस जो है वो सिंपल क्यूबिक है। बॉडी सेंटर्ड का जो है वो फेस सेंटर्ड प्रिमिटिव सेल बनता है, और जो आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक है उसका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है वो रेसिप्रोकल लेटिस बनता है। तो आज की डिस्कशन को हम आगे लेके चलते हैं। तो रेसिप्रोकल ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं अब तक हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ब्रैग रेसिप्रोकल लेटिस की, अब तक जो हमने उसके बारे में डिस्कस किया है उसको हम किस तरह से चंद पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं। तो इसमें पहली बात हमने जो पढ़ी कि हर पॉइंट जो है वो किसी पैरेलल प्लेन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट जो है रेसिप्रोकल लेटिस में सेट ऑफ पार्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है। पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो उस पर्टिकुलर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स की इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। रेसिप्रोकल लेटिस का जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम डायरेक्ट लेटिस में जो यूनिट सेल है उसके वॉल्यूम के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। इसी तरह जो यूनिट सेल है वो पैरेलल पाइप्ड होना ज़रूरी नहीं है रेसिप्रोकल लेटिस के, ठीक है। वैगनर सिटी सेल के बारे में आपने डायरेक्ट लेटिस का पढ़ा था कि वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल होता है जिसमें सिर्फ एक लेटिस पॉइंट होता है। तो रेसिप्रोकल लेटिस में भी वैगनर सीड सेल बनाया जा सकता है, और जो रेसिप्रोकल लेटिस का वैगनर सीड सेल होगा उसे हम ब्रिलियन जोन जो है वो कहेंगे, ब्रिलियन जोन। इसी तरह आपने पढ़ा रेसिप्रोकल लेटिस सिंपल क्यूब का सिंपल क्यूबिक होता है, रेसिप्रोकल लेटिस बॉडी सेंटर्ड का फेस सेंटर्ड होता है, और रेसिप्रोकल लेटिस जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो ये कुछ समरी थी हमारे प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स की, जिसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे रेसिप्रोकल लेटिस के, उसके इंट्रोडक्शन से लेके और डिफरेंट लेटिस के रेसिप्रोकल लेटिस फाइंड करने तक। जी, आज अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। सो ब्रैग्स लॉ बुनियादी तौर पे आपने एक्सरे डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया था डायरेक्ट लेटिस में। तो ब्रैग्स लॉ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन, डिफरेंट पैरेलल प्लेन से जो एक्सरे डायफ्रैक्ट होते थे उनके बारे में एक कंडीशन प्रोवाइड करता था जिसे हम ब्रैग कंडीशन कहते हैं, ब्रैग लॉ कहते हैं, 2d sin θ = n लैम्डा, जिसको यूज करके डिफरेंट पैरेलल प्लेन से जो डायफ्रैक्शन होती है एक्सरेज की उसको स्टडी किया जा सकता है। उसमें बताया जा सकता है कहाँ जो है वो मैक्सिमम बनेगा, कहाँ जो है वो मिनिमम बनेगा, किस एंगल पे बनेगा, और किस वेवलेंथ के लिए क्या होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग की क्या सूरत हाल है, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग से कंपेयर करें तो ब्रैग कंडीशन क्या बनती है। अब ये भी आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल लेटिस का जो हर पॉइंट है वो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जिस तरह प्लेन से एक्सरेज की डायफ्रैक्शन स्टडी की जा सकती है, यकीनन अगर किसी उस पॉइंट को हम मेंशन करेंगे तो चूंकि वो प्लेन का रिप्रेजेंटेटिव है, हम कहेंगे इस पॉइंट ये जो पॉइंट है रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट, इस पे अगर एक्सरे पड़ रही है तो बेसिकली उससे हमारी मुराद ये होगी कि फला सेट ऑफ पैरेलल प्लेन पे एक्सरे जो है वो इंसिडेंट हुई है। तो हम
रेसिप्रोकल लेटस में भी सारी प्लेन्स की डिस्कशन करने के बजाय ब्रैग्स लॉ को फाइंड कर सकते हैं, ब्रैग लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स रेज की डायफ्रैक्शन को स्टडी कर सकते हैं। सो हमारी ये जो ब्रैग्स लॉ एंड रेसिप्रोकल लेटस है, हमने ये देखना है कि क्या ब्रैग्स लॉ जो है ये सेटिस्फाई होता है रेसिप्रोकल लेटस में भी, यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है। क्या रेसिप्रोकल लेटस में एक्स रेज की डायफ्रैक्शन को स्टडी किया जा सकता है? ठीक है। सो फाइनली जो आपके पास ब्रैग कंडीशन होगी वो आपको रेसिप्रोकल वेक्टर्स और सिंपल जो वेक्टर होंगे किसी भी रेसिप्रोकल लेटस में, उनके दरमियान रिलेशनशिप भी प्रोवाइड करेगी। एवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन क्या है? एवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम पीपी एवॉल्व्ड, साइंटिस्ट था जो, उससे है। बेसिकली उसने एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट की थी रेसिप्रोकल लेटस में, जिससे एक्स रेज की डायफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली थी। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन को हम एवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसको मोर डिटेल में जो है वो अगली स्लाइड पे जाके डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इन जनरल एक ज्योमेट्रिकल शेप थी जो एवॉल्व्ड ने कंस्ट्रक्ट की थी एक्स रेज की डायफ्रैक्शन को रेसिप्रोकल लेटस में अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसे हमने एवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन का नाम दिया। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक ये रेसिप्रोकल लेटस लिया है, जिसके ये पॉइंट्स जो हैं रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट हैं, ये सारे के सारे रेसिप्रोकल लेटस है। ये बात जहन में रखेंगे, ये डायरेक्ट लेटस की बात नहीं कर रहे। यहाँ ये जो आपको लेटस नजर आ रहा है ये रेसिप्रोकल लेटस है। इसमें मौजूद हर पॉइंट किसी सेट ऑफ पार्टिकुलर प्लेन्स का रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। और इसमें मौजूद हर पॉइंट को जब लेटेस्ट पॉइंट कहेंगे तो उससे हमारी मुराद रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट होगा। अब हम करते ये हैं कि एक एक्सरेज आई है, ये देखिए, ये मैंने रेड लाइन से जो है, रेड डॉटेड लाइन से इसको शो किया है, ये इस वन। अगर आप मेरे कर्सर को देखें, इस एक्सरेज के रास्ते में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है आपने, पॉइंट ए, सच दैट इस तरह लिया है कि ये एक्सरेज जब इसी डायरेक्शन में जाते हुए किसी रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट पे पड़ेगी तो ए और पॉइंट ओ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होगा। ये मैथमेटिकली मैंने मेंशन किया है, ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, ये देखिए ए ओ, ये पॉइंट ए है जिसको आर्बिट्रेरी ओरिजिन के तौर पे ले रहे हैं। ये किस जगह पे है? इंसिडेंट एक्स रेज की जो डायरेक्शन है उस पे है, उसके रास्ते में है। ठीक है, सच दैट कि इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे जाके एक्स रेज ने पढ़ना है उसका डिस्टेंस कितना हो? 1/λ। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज। जो एक्स रे डाल रहे हैं उसकी जितनी भी वेवलेंथ लैम्डा है उसके रेसिप्रोकल के बराबर ए का ओ से डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, अब करना ये है कि 1/λ जो है इसको एज ए रेडियस लेना है, पॉइंट ए को एज ए सेंटर लेना है। ये देखिए, ये पॉइंट ए को एज ए सेंटर लिया। ठीक है, ये 1/λ जो है ये आपका रेडियस लिया हमने, और इस पॉइंट को सेंटर अंडरस्टैंड करते हुए इतने रेडियस 1/λ रेडियस की सफेयर कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक, बॉल की तरह सफेयर कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक है, जो कि हम चूंकि यहाँ पे 2D में देख रहे हैं तो आपको सर्कल नजर आ रहा है ऑफ रेडियस 1/λ। तो ये पूरी सफेयर है 3 डायमेंशन में। ठीक है, इसमें देखें, ये इसमें समझ लें कि ये आपके पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट है ओ, एक लेटेस्ट पॉइंट है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है ए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट जो है वो लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे भी देखें तो हमने इसको रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट नहीं लिया। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? सच दैट कि इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फासला है किसी भी एटलीस्ट एक लेटेस्ट पॉइंट से 1/λ के बराबर। तो क्या किया, इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करते हुए आपने रेसिप्रोकल लेटेस के अंदर सफेयर ड्रॉ कर दी। ठीक है, ओके। अब देखें, ये आपकी इंसिडेंट एक्सरे है, ये यहाँ पे पड़ी,
और ये ग्रीन लाइन जो है इसकी डायरेक्शन को शो कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इस ग्रीन वेक्टर को यहाँ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे। सो ये 1/λ है, ये भी 1/λ है, तो ये भी 1/λ होगा। अब एक्सरेज जब किसी प्लेन से डायफ्रैक्ट होती हैं तो इंसिडेंट एक्सरेज में और डायफ्रैक्टेड एक्सरेज या स्कैटर्ड एक्सरेज में एंगल आपको पता है 2θ बनता है, ठीक है। सो ये इंसिडेंट डायरेक्शन थी एक्सरेज की और ये स्कैटर्ड एक्सरेज की डायरेक्शन है। सो इनके दरमियान ओवरऑल टोटल एंगल बनेगा 2θ, ठीक है। ये हम प्रीवियसली डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह इंसिडेंट एक्सरेज और डायफ्रैक्टेड एक्सरेज के दरमियान एंगल जो है वो 2θ होता है। तो अगर किसी ने मिस किया है तो वो प्रीवियस लेक्चर को देखेगा, तो उसमें जो लू ट्रीटमेंट का टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें इसकी डिटेल मौजूद है। लें जी, सो ये आपकी रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, सन ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, इस पे एक्सरेज पड़ी और ये एक्सरेज डायफ्रैक्ट हो गई। सो ये पॉइंट बेसिकली इस प्लेन का रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो आगे चलते हैं। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट ये जो आपने सफेद ड्रा की इसने किसी और लेटेस्ट पॉइंट बी को भी इंटरसेक्ट किया है, जैसे ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लेट हैं h प्राइम, k प्राइम, l प्राइम। इस वेक्टर को अगर आप देखें जो O को B से मिलाता है, तो ये दो रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स को मिला रहा है, सो ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर तो बहुत सारे ड्रा किए जा सकते हैं लेकिन सारे रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर नहीं होते। रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर या रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर वो वेक्टर होगा जो दो रेसिप्रोकल लेटेस्ट को मिलाएगा ताकि एक से दूसरा जनरेट करवाया जा सके, ठीक है। सो इसमें ये चूंकि पहला पॉइंट है, इसी डायरेक्शन में अगर आप जाते जाएं तो डिफरेंट पॉइंट आ सकते हैं। सो h प्राइम, k प्राइम, l प्राइम के अंदर जो है वो कॉमन फैक्टर हो सकता है, ठीक है। लेट n कॉमन फैक्टर हो तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं NH, NK, NL, ठीक है। सो पहला पॉइंट होगा तो n जो है वो 1 होगा, अदरवाइज सेकंड पॉइंट होगा तो n जो है इसकी वैल्यू 2 होगी। तो h के l जो है वो आपके ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें कॉमन फैक्टर यूनिटी 1 है, ठीक है। ओ बी की अगर बात करें तो ये क्या है बोला, ये दो रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स को आपस में मिलाता है। सो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर है या रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो n/d(h(k)l या h प्राइम, k प्राइम, l प्राइम भी लिख सकते हैं आप। ये देखें ना, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, जैसी प्लेन यहाँ बनेगी वैसी प्लेन यहाँ बनेगी, ठीक है। तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ओ बी की जो मैग्नीट्यूड होगी आपके पास वो होगी n, ये कॉमन फैक्टर है, डिवाइडेड बाय d(h(k)l, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। ओके, अब इस ज्योमेट्री पे फोकस कीजिएगा। सो फ्रॉम द ज्योमेट्री आप वेक्टर्स को देखें, वेक्टर ओ बी, इसी ज्योमेट्री से देखें वेक्टर ओ बी, ये अगर ज्योमेट्री में देखें तो ये वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू ओ ई प्लस ई बी। ये देखें, ये आपने इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया है तो ये दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओ बी इज इक्वल टू ओ ई प्लस ई बी, जो कि दोनों बराबर के पार्ट हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू 2OE, ठीक है। ये ओ ई है, ये ओ और ये पॉइंट है ई, ओ ई, 2OE, ठीक है। ओके, ओ ई को इस ट्राइंगल में अगर आप देखें AOE, ये ट्राइंगल है, इसमें देखें तो OE को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का, ये एंगल थीटा, ये इसका परपेंडिकुलर है। OA साइन थीटा के बराबर होगी ये लेंथ, OA साइन थीटा, ठीक है। OA की मैग्नीट्यूड आपके पास मौजूद है 1/λ, तो OA की मैग्नीट्यूड पुट कर दें, यू विल गेट 2 साइन थीटा ओवर लैम्डा, ठीक है, राइट। OB की मैग्नीट्यूड पहले आप कितनी बता के आए हैं, n/d(h)k)l, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दें, सो यू विल गेट n/d(h)k)l
DHKL इज इक्वल टू 2 sin थीटा ओवर लैम्डा। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने DHKL को इधर आके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, यू गेट 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब ये इक्वेशन बड़ी फेमिलियर है हमारे लिए, ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये क्या चीज़ है, ये ब्रैग्स लॉ। ठीक है, सो ये रिजल्ट हमें क्या बताता है कि आपने यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक्सरेज ली, उसके लिए कैलकुलेशन की, तो उससे आपके पास जो है वो ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन आ गई है। तो इससे क्या पता चला कि ब्रैग्स लॉ जो है वो रेसिप्रोकल लेटस भी सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, अब डायरेक्ट लेटस नहीं लिया, आपने एक रेसिप्रोकल लेटस लिया, उसमें आपने रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट पे एक्सरेज डाली, वो एक्सरेज स्कैटर हुई, आपने उसके एंगल्स को लिया है, मखसूस लेंथ डिफाइन की है। ठीक है, और उस को देख के आपने जो है वो सिंपल सी एक ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन की थी, जिससे आपके पास ब्रैग्स लॉ आ गया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि ब्रैग्स लॉ सिर्फ डायरेक्ट लेटस में सेटिस्फाई नहीं होता, रेसिप्रोकल लेटस में भी सेटिस्फाई होता है। तो एक्स रेज की डायफ्रैक्शन रेसिप्रोकल लेटस में भी स्टडी की जा सकती है। ये एक सिंपल सी यहाँ से हमने कंक्लूजन ली है, तो हमारा पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये अवार्ड का क्या था, उस ये कंस्ट्रक्शन किसने की थी, हमने कहा था एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन की, जिससे एक्स रेज की डायफ्रैक्शन को स्टडी करने में हेल्प मिली, जिससे ब्रैग्स लॉ वेरीफाई हुआ। तो ये जो आपने सफेयर ड्रा की है ए ओ रेडियस की, जिसकी मैग्नीट्यूड 1/λ के बराबर है, ये ऐसी सफेयर है जो एट लीस्ट एक रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, इसकी जो टॉप सरफेस है ना सफेयर की, वो रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, जैसे इसने पॉइंट ए को भी इंटरसेक्ट किया, पॉइंट बी को भी इंटरसेक्ट किया है। ये जो आप रेसिप्रोकल ऑफ एक्स रेज वेवलेंथ के बराबर रेडियस लेके स्फेयर ड्रा करते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी ओरिजिन से, इस स्फेयर को हम कहते हैं एवार्ड स्फेयर। और ये जो आपने सारी कंस्ट्रक्शन की है, इस कंस्ट्रक्शन का नाम है एवार्ड कंस्ट्रक्शन। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक के इतने मल्टीपल नेम्स जो हैं वो क्यों थे। ठीक है, तो बेसिकली आप ब्रैग्स लॉ को वेरीफाई करने जा रहे हैं यूजिंग द मेथड ऑफ एवार्ड कंस्ट्रक्शन। किस चीज में, रेसिप्रोकल लेटस में। सो दैट्स व्हाई आप टॉपिक को कहते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटस या एवार्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, राइट, आगे चलते हैं जी। हमने टॉपिक में एक टॉपिक ये भी लिखा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। तो इसी कैलकुलेशन से, इसी ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करते हुए आप ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी, एक डिफरेंट फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, जो कि प्रीवियसली मतलब हमारे नॉलेज में नहीं है, हम यूज नहीं करते। ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो है उसको भी डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने किया यह है कि रेसिप्रोकल लेटस में ये जो आपके पास ट्राइंगल थी या जो स्फेयर थी, इसको बड़ा कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया 2π टाइम्स या 2 टाइम्स। रेसिप्रोकल लेटस है इसलिए 2π जो है वो आपने मेंशन किया। ठीक है, यानी आपने पॉइंट्स के नाम भी बदल दिए, जहां ए था उसको ए प्राइम कर दिया है, जहां ओ था उसको ओ प्राइम कर दिया है, जहां बी था उसको बी प्राइम कर दिया है, ताकि आप उस पर फोकस कर सकें, ताकि ये जो आपके पास इंसिडेंट, स्कैटर्ड और रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर बने हैं, ये आपको क्लियरली नजर आ सके। तो आपने इसको क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा करके दिखा दिया है, कितने टाइम, 2π टाइम। सो ये एक बड़ी इमेज आपके सामने मौजूद है। ठीक है, सो आपके पास रेडियस जो है वो बन जाएगा 2π/λ इस इमेज के अंदर। ठीक, 2π/λ, सो टू यू मैग्नीफाइड बाई 2π टाइम्स। अब आप देखें कि जो वेक्टर था ना आपके पास ए प्राइम ओ प्राइम, इसको पहले आपने 1/λ रिप्रेजेंट किया था, अब एक डिफरेंट नाम दे रहे हैं। हमने कहा था कि ये वेक्टर इंसिडेंट एक्स रेज की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, सो वेव्स के बारे में आपको पता है कि वेव की डायरेक्शन शो करने के लिए स्पेशल वेक्टर इस्तेमाल होते हैं, जिसे वेव वेक्टर कहते हैं। तो इंसिडेंट एक्स रेज की डायरेक्शन को शो करने के लिए इसकी मैग्नीट्यूड को या इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने वेक्टर के यूज किया है, और आप वेल नोन है इस बात से कि वेव वेक्टर को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये जो वेक्टर है ए प्राइम ओ प्राइम, ये वेव वेक्टर है हमारा ए प्राइम ओ प्राइम, तो हम इसको कहेंगे कि ये के है, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज को शो करेगा। और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी,
ए प्राइम ओ प्राइम की मैग्नीट्यूड के बराबर, 1/λ मॉड के बराबर, ठीक है। इसी तरह ए प्राइम बी प्राइम, वहां पे था ए बी, वो स्कैटर्ड एक्स रेज की डायरेक्शन को शो करता था। अगर आप इस डायग्राम में देखें ए बी, ये देखें ये ए है ये बी है, ये स्कैटर्ड एक्स रेज या डायफ्रैक्टेड एक्स रेज की डायरेक्शन को शो करता था। तो उसके लिए हम वेव वेक्टर यूज कर रहे हैं के प्राइम, ठीक है। ओ बी दो लेटेस्ट पॉइंट को मिलाता था, दो रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स को मिलाता था। तो दो रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर या रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर है। उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते थे, रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर को वेक्टर जी से रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने यहाँ पे इसका नाम भी चेंज करके वेक्टर जी लिख दिया है, ठीक है। अब आप देखें कि के और के प्राइम, इस ज्योमेट्री से हमने दो तीन पॉइंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं, जिससे एक नई डायरेक्शन मिलेगी हमारी नॉलेज को अबाउट एक्स रे डायरेक्शन, ठीक है। इसमें आप देखें कि के और के प्राइम जो है इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये एक ही स्फीयर के रेडियस है, ठीक है। एक बात तो ये हमें पता चली। आप ये अगर वेक्टर अलजेब्रा को ज़हन में रखें तो के प्राइम और जी के दरमियान एक रिलेशनशिप मौजूद है, जिसको आप हेड टू टेल रूल के जरिए स्टडी कर सकते हैं, राइट। ओके, सो वेक्टर अलजेब्रा को ज़हन में रखिएगा। यू कैन राइट ए प्राइम बी प्राइम, वेक्टर ए प्राइम बी प्राइम, ठीक है। ये वेक्टर जो स्कैटर्ड एक्सरेज को शो करता है, के प्राइम है एक्चुअली उसकी वैल्यू, इज इक्वल टू ए प्राइम ओ प्राइम। ये देखिए ए प्राइम ओ प्राइम, ये पहला वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं और ये उनका रिजल्टेंट है। हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं, आप फर्स्ट वेक्टर लेते हैं, देन सेकंड वेक्टर लेते हैं, उसकी टेल को फर्स्ट के हेड से मिला देते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद आप फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, तो वो आपका रिजल्टेंट होता है। सो के प्राइम इज योर रिजल्टेंट, ठीक है। सो ए प्राइम ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम। यस, बड़ी सिंपल सी ज्योमेट्री है, हेड टू टेल रूल को ज़हन में रखें, वेक्टर अलजेब्रा को ज़हन में रखें तो आपको ये समझ आ जाएगी। सो ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम ओ प्राइम, ये मैथमेटिकल इक्वेशन पे आ जाए, ओ प्राइम बी प्राइम, या आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर के प्राइम इज इक्वल टू वेक्टर के प्लस वेक्टर जी, ठीक है। या इस ज्योमेट्री को गौर से देखें, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एक सफेयर है, के और के प्राइम वेक्टर जो हैं इनकी अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये सफेयर के रेडियस है, तो इसका मतलब इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ के प्राइम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के, ठीक है। इससे क्या पता चला कि स्कैटरिंग जो है उससे मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुई एक्सरेज की, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है। जब क्रिस्टल से, जो एटम से या रेसिप्रोकल लेटेस्ट पॉइंट से या किसी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से एक्सरेज की डायफ्रैक्शन हुई या स्कैटरिंग हुई, वो इलास्टिक स्कैटरिंग थी, उसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुई, उसकी इंटेंसिटी नहीं बदली, बल्कि क्या चीज बदली है, उसकी डायरेक्शन बदली, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखी कि इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये के जो है ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, यू कैन राइट के प्राइम माइनस के इज इक्वल टू जी, ये मैंने वही लिखा है डेल्टा के प्राइम माइनस के इज इक्वल टू जी। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, स्कैटर वेव और इंसिडेंट वेव में डिफरेंस क्या हुआ, फिर ये देखें वही किया ना हमने, स्कैटर्ड वेव और इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर लिया है, उनका डिफरेंस लिया, के प्राइम वेक्टर माइनस के किस चीज के बराबर है, रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर के बराबर है। तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड रेज जो है वो इनके दरमियान डिफरेंस क्या निकला, एक तो डायरेक्शन का डिफरेंस है, और कितना निकला, इक्वल टू रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जी के बराबर। ले जी आगे चलते हैं, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म है क्या, वो कौन सी इक्वेशन है जिसको हम ब्रैग्स-लॉ की वेक्टर फॉर्म कहते हैं। सो वेक्टर रिलेशन कुछ यूज करते हैं, लाइक सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन, ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम ओ प्राइम,
कहाँ से निकाला है? ये अभी प्रीवियसली लिखा था हमने कि के प्राइम की मैग्नीट्यूड के की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। So you can write a prime b prime magnitude of vector a prime b prime is equal to magnitude of vector a prime o prime। ये a prime b prime है आपका, ये a prime o prime, राइट। यहाँ पे मैंने देखें आगे वेक्टर साइन यूज नहीं किया, बोल्ड नोटेशन यूज किया वेक्टर को शो करने के लिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है आपने, तो मैग्नीट्यूड ए प्राइम बी प्राइम की बनेगी के प्लस जी स्केयर, के प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू के स्क्वेयर, क्योंकि ए प्राइम ओ प्राइम जो है वो के स्क्वेयर के बराबर है। ठीक है, सो ये वेक्टर हैं चूंकि, तो के प्लस जी को लिखा जा सकता है, के प्लस जी स्क्वेयर को लिखा जा सकता है के प्लस जी डॉट के प्लस जी इज इक्वल टू के स्क्वेयर, या आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो उस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर आएगा। अदर को आप वैसे लिख देंगे क्योंकि आपको अगर एंगल जो है वो मालूम नहीं, तो के स्क्वायर के डॉट के और के डॉट जी जी डॉट के प्लस जी डॉट जी इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसको आपने लिख दिया 2 डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन में अगर आप के को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो के वहां पहले से भी मौजूद है, के से कैंसिल हो जाएगा, आपकी इक्वेशन बनेगी 2 डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लें जी, ये एक नई इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, और ये नई इक्वेशन कुछ डिफरेंट नहीं है, एक्चुअली ये नई इक्वेशन आपको ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बताती है। ठीक है, सो इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म है ब्रैग्स लॉ की। तो जहाँ पे आप 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा यूज करते हैं, सिमिलरली वहीं पे आप जो है वो ये रिलेशनशिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे हम ये रिलेशनशिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इक्वेशन कहलाएगी क्या चीज? वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। सो फोकस कीजिएगा कि हम किस इक्वेशन को, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, बड़ा भी मैग्नीफाई भी किया, 2 डॉट जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे के और जी दोनों वेक्टर हैं, ये बात आप जहन में रखेंगे। ये जी स्क्वायर जो ये एक स्केलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ओवरऑल ये दोनों जो है वो स्केलर क्वांटिटीज बनी है। ठीक है, सो ये बुनियादी तौर पे आपको ऐसी इक्वेशन है जो इंसिडेंट एक्सरेज, स्कैटर्ड एक्सरेज और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को आपस में रिलेट करती है। सो इससे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो आपके पास ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है, रेसिप्रोकल लैटिस में जब आप एक्सरेज की डायरेक्शन को स्टडी करते हैं, सो इंसिडेंट एक्सरेज, स्कैटर्ड एक्सरेज और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को आपस में रिलेट करती है। और यही हमारी डिस्कशन आगे चल के जो वैगनर सिटी सेल है या ब्रिलियन जोन है रेसिप्रोकल लैटिस में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में हमारे काम आएगा। ये डिस्कशन जो है उसको करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यही थी हमारी डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। इस हवाले से कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ भी सकते हैं। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।